हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमारे जो बेस्ट 100 क्वेश्चन चल रहे हैं बढ़ाते हैं उनको आगे। चैप्टर नंबर 2 पे हम चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 के शायद 52 हो गए थे। हाँ, 53 से शुरू करेंगे आज। और कौन स्टूडेंट इसको देख सकते हैं? तो जो बच्चे नीट के लिए या जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको देखने बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी सीरीज है, आप इनको जरूर देखें। क्वेश्चंस को मजा आ जाएगा आपको करके। और जो बच्चे 12th में हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो भी इनको कर सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू। 53 से। ए स्टूडेंट रिक्वायर्स ए कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफैरड इन ए सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसको 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर चाहिए। 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बनाना है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाना है 1000 वोल्ट पे। ओके, अब हमारे पास आगे क्या बोला इन्होंने, क्या चाहिए? 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बनाना है और 1000 पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाना है। ए लार्ज नंबर ऑफ 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम, each of which can withstand a potential difference not more than 300 volt. Okay, how the student should arrange these capacitors so that he may need minimum number of capacitor. अच्छा देखो, सवाल क्या दिया है, एक एक लाइन से समझते हैं। भाई, एक स्टूडेंट है जो कि चाहता है 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बनाया जाए और उसको 1000 वोल्ट के साथ लगाया जाए, 1000 वोल्ट के साथ उसको लगाया जाए। ठीक, लेकिन उसको बनाने के लिए उसके पास 2 माइक्रोफैरड के बहुत सारे कैपेसिटर हैं। अब इन 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर से 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बनाना है। अच्छा, लेकिन वो जो 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स हैं वो एक कैपेसिटर 300 वोल्ट से ज्यादा की वोल्टेज झेल नहीं सकता है। तो कुछ कंडीशंस हो गई हमारे सामने। अब हमें क्या करना है, ये 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर बहुत सारे हैं हमारे पास, इनको किसी भी तरीके से लगाओ, सीरीज में लगाओ, पैरेलल में लगाओ, लेकिन इनका सबका ऐड करके 3 आना चाहिए। मतलब इनका सबका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 3 आना चाहिए। और वोल्टेज 1000 है हमारे पास, मतलब उसको 1000 से, ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो बैटरी है हमारे पास वो 1000 वोल्ट की है, तो 1000 वोल्ट की बैटरी के साथ हमें इसको कनेक्ट करना है। और ये भी हमें पता है कि 2 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है वो 300 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज झेल नहीं सकता है। ठीक है, तो हमें ये बनाना है, इस टाइप का सर्किट बनाना है, ये बनाना है। अब किस तरीके से बनाना है वो सोचते हैं जरा। चलो अच्छा, अगर मैं पहले 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लेता हूं, दूसरा भी 2 माइक्रोफैरड का ले लेता हूं, ठीक है, मुझे कम से कम लगाना है, कम से कम यूज करना है, और इसको मैं सीरीज में लगा देता हूं। अगर इसको सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, 2 सेम का सीरीज में कैपेसिटेंस हो जाता है आधा, तो 1 हो गया। अच्छा ठीक है, फिर से 2 का लगा दो एक और, ठीक है, 2 का लगा दिया। अब ये 1/2/3 हो जाएगा, ठीक है, फिर से 2 का लगा दो एक और। 4 क्यों लगाए मैंने, मैं बता रहा हूं अभी आपको। अभी फिलहाल ये चारों मिलकर सीरीज में कितने हो गए। अब आपको एक बात पता होगी कि अगर पहला कैपेसिटर C, दूसरा भी C, तो 2 सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट आता है C/2। ऐसे ही अगर 3 होंगे तो C, C और C, 3 होंगे तो C हो जाएगा C/3। ऐसे ही 4 होंगे तो, क्यों, किस फॉर्मूले से आ रहे हैं ये, तो आपको फॉर्मूला भी याद होगा। देखो फॉर्मूला क्या था, मान लो C, C और C 3 है, तो फॉर्मूला होता था हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तीनों सेम ही तो है। ये बन गया 3/C, 1/C इक्विवेलेंट। इसको उल्टा करो तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई C/3। लो ये आ गई आपकी।
तो 3 मिलकर C इक्विवेलेंट जो बनाएंगे वो C/3 बनाएंगे। सेम है तो C/3, 4 होंगे सेम तो C/4, 5 होंगे सेम तो C/5, इस तरीके से बनाते हैं। तो ये डायरेक्ट आप याद रखना, ठीक है। फॉर्मूले तो याद है ना आपको, सीरीज और पोटेंशियल, इसके सीरीज और पैरेलल वाले। चलो खैर, ये तो याद होंगे यार, ये तो पढ़ रखे होंगे आपने। जो उसके होते हैं रेजिस्टेंस वाले, उससे अलग होते हैं, उससे अपोजिट होते हैं। चलो खैर, ये 4 सीरीज में क्यों लगाए मैंने, उसका मेरा पर्पज ये है, क्योंकि अगर मैं इससे 1000 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो अब चारों अगर सीरीज में होंगे तो सबको 250 मिलेगा, हिस्से में 250 आएगा। तो ये देखो, ये यहाँ पे बैटरी लगाई मैंने 1000 वोल्ट की। अब इसके हिस्से में कितना आया, 250। वोल्टेज सीरीज में आपको पता है ना, सीरीज में वोल्टेज थोड़ी थोड़ी हिस्से में आती है। तो ये 1000 वोल्ट आपको चारों पे लगाया आपने, इसमें से कुछ पहले को मिलेगा, कुछ दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। अब सबको बराबर मिलेगा क्योंकि सारे के सारे कैपेसिटर एक ही जैसे है। तो 250 इसके हिस्से में आई वोल्ट, 250 इसके हिस्से में आई वोल्ट, 250 इसके हिस्से में आए, सारे सेम है तो, और 250 इसके हिस्से में। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, 4 लगा दिए हमने, पर इनका चारों का जो कैपेसिटेंस आया वो कितना आया, तो चारों का कैपेसिटेंस आया होगा C/4। अब C कौन है, 2, तो 2/4, मतलब यहां से कह लो तो 1/2/4। तो ये इसे कह सकता आप 1/2 माइक्रोफैरड आया। मतलब इस पूरी लाइन का कैपेसिटेंस 1/2 है, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 3। 1000 वोल्ट की बैटरी पर लगे लगे 3 चाहिए। 3 कैसे बना सकते हो इसको आप, इसका तो 0.5 आया है, 0.5 माइक्रोफैरड। एक काम कर लो ना यार तुम, इसके जैसी एक लाइन और बना दो, पैरेलल में रहेगा ना। तो इसके जैसी एक लाइन और बना दी, एक, ये लो, इसके जैसी एक लाइन और, 2 2 2 2। अब ये भी चारों मिलकर कितने, 0.5 0.5। अब 0.5 अब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन किस में है, पैरेलल में। तो दोनों ऐड होकर कितने हो गए, 1 हो गए। फिर अभी 1 नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए, तो और लगाओ, कितनी लाइनें और लगाऊं, अब 2 लाइनों में 1 मिल गया हमको, 3 करना है हमको पूरा, तो 4 लाइनें और लगा दो, 1 2 3 और 4। ये जो 4 लाइनें है ना, ये वाली 4 लाइन, तो हर लाइन में पहली ऊपर वाली लाइन में 0.5 है, फिर उससे नीचे वाली लाइन में 0.5 है, फिर उससे नीचे वाली लाइन में 0.5 होगा, उससे नीचे वाली लाइन में 0.5 होगा, फिर उससे नीचे वाली लाइन में 0.5 होगा। 0.5 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, एक रह गई, ये वाली रह गई 0.5, 6। तो ये आ गया सारा ऐड करके 3.0, मतलब 3 माइक्रोफैरड। तो सोचो आपने 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को कैसे लगाया, 4 लगाए सीरीज में, और फिर उसी तरीके की 6 लाइनें बना दी आपने, और वो 6 की 6 लाइनें पैरेलल में लगा दी। जो सीरीज में लगे उनसे तो मिल रहा था हमको 0.5, और फिर 0.5 6 लाइनों में मिला, वो सारे के सारे पैरेलल में थे, उनको ऐड कर दिया तो 3 मिल गया। देखो 3 मिल गया। अच्छा, किसी भी कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो 250 से ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, ये सोचा हमने, तो 300 से ज्यादा नहीं हो रहा है, 250 रखा है हमने। अच्छा, अगर हम 3 लेते, तो अगर 3 लेते सर, ऐसा भी तो कर सकते हैं, हमें तो कम से कम यूज करने ना। मान लीजिए ये 2 ये 2 ये 2, और हम 1000 वोल्ट की बैटरी के साथ 3 लगा देते, तो इनके पास जो वोल्टेज जाती 1000 वोल्ट पे, अगर 3 यूज करते हैं तो कितनी कितनी जाती है, 1000 को 3 बार डिवाइड कर दो, तो 333 अप्रोक्स इसके पास जाती, 333 इसके पास जाती, 333 इसके पास जाती, तीनों हो जाते खराब, क्योंकि वो 300 से ज्यादा झेल नहीं सकते, इसलिए हमें 4 लगाने पड़े। तो 4 में एक एक के हिस्से में कितनी आ रही है, 250,
250 250 250, कम से कम हमने उसको यूज किया। तो इस तरीके से हमको कितने कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स में हमें पहली लाइन में 4 कैपेसिटर, और लाइन कितनी बनाई हमने पूरी 6, तो 24 कैपेसिटर्स की हमें जरूरत पड़ेगी बच्चों। 24 कैपेसिटर्स हमको चाहिए। तो इतने कैपेसिटर लगा के हम अपनी मनपसंद का 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं इनसे। ये सब मिलकर कितना कैपेसिटेंस बना रहे हैं, 3 माइक्रोफेरेड, और हर एक की वोल्टेज 250 आ रही है। तो वो वोल्टेज भी उससे ज्यादा नहीं जा रही, जितनी आप चाहते थे उतनी जा रही है। ठीक है, आप इसको अगर और तरीके से अरेंज कर सकते हो सकता है कि आपके दिमाग में और बढ़िया कोई मेथड आ रहा हो कि सर इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं जिससे वो एग्जैक्ट 300 जाए, नॉट मोर देन 300 है, और कम हो सकते हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। अगर इसके अलावा आपके दिमाग में आए कि इस तरीके से अरेंजमेंट और बढ़िया हो सकता है, 24 कैपेसिटर से भी कम आ सकते हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और अगर आपको सही लगा है कि आपका भी यही आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं बच्चों, देखते हैं क्या दिया है। 3 capacitors of equal capacitance when connected in series have net capacity C1। 3 कैपेसिटर है बच्चों और उनकी कैपेसिटी इक्वल दी हुई है, मैंने C मान ली, C, और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उनका C इक्विवेलेंट निकाला। इनका जो C इक्विवेलेंट आ रहा है सीरीज में, उसकी वैल्यू दे रखी है C1। अच्छा, इन्होंने C1 दे रखी, हमारे हिसाब से क्या आएगी ये वैल्यू। तो अगर 2 सेम सीरीज में लगते हैं तो C/2, 3 लगते हैं C/3, 4 लगते हैं C/4, यहाँ 3 लगे हुए हैं सीरीज में सेम, तो C/3। C1 की वैल्यू हमारे हिसाब से आ गई C/3। फिर इन्होंने बोला व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब इनको पैरेलल में लगाएंगे C, फिर एक बार और C, फिर एक बार और C, और तीनों को लगा दिया हमने पैरेलल में, C। पैरेलल में लगाने के बाद इनकी नेट कैपेसिटी आ रही है C2, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है। अब आपके हिसाब से पैरेलल में क्या होता है, तीनों ऐड हो जाते हैं, C प्लस C, तो 3C, लेकिन इन्होंने इसकी वैल्यू दे रखी है C2, तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3C। चलो अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C1 बटे C2, तो C1 बटे C2 की वैल्यू बताइए। तो C1 है C/3 बटे में C2 है 3C। अब आप एक काम कर सकते हैं, C से C इसके बटे में 1 मान लो, ये यहाँ गया, तो ये आ जाएगा ऊपर तो रह गया C बटे में 3 × 3 9C, C से C कट गया, आंसर आ गया 1:9। रेशो आपसे पूछा था और ये आंसर यहाँ दिया हुआ भी है, ठीक है। तो 1:9 इसका आंसर आ गया बच्चों। आसान सा सवाल था ये तो बिल्कुल। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सवाल है, जरा पढ़ते हैं क्या दिया है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। देखो सारे कैपेसिटर हैं, ये बेसिकली सबका कैपेसिटेंस C है, C ऐसा दिया नहीं इन्होंने पर मैं बता रहा हूँ, और A और B के बीच में इनका नेट कैपेसिटेंस निकालना है। अब आप नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए देखते हो सीरीज में है या पैरेलल में है। अब कहीं कहीं पे कुछ सर्किट ऐसे बनेंगे बच्चों जहां पे आपको पता नहीं चलेगा कि सीरीज है या पैरेलल, जैसे ये सर्किट है, इस सर्किट में आप हमें पता नहीं चल पा रहा कि सीरीज है या पैरेलल है। तो ऐसी जगह आपको एक मेथड लगाना होता है जिसको कहते हैं सेम पोटेंशियल मेथड। पहले मैं ए पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सेम पोटेंशियल। देखो अगर आपको ये पता चल जाए कि सीरीज है या पैरेलल है, फिर तो आप सबसे पहले सीरीज या पैरेलल का कंसेप्ट लगा दो वहां पे। लेकिन अगर पता ना चल पाए और सेम पोटेंशियल मेथड लगाने की जरूरत पड़े, अब आप पहले तो ये बताओ कि सेम पोटेंशियल मेथड लगेगा कहाँ। सर हमें कैसे पता चलेगा कि सेम पोटेंशियल मेथड कहाँ लग रहा है।
तो उसकी मैं पहचान बताता हूँ। सेम पोटेंशियल मेथड बच्चों वहां लगता है जहां पे आपको सर्किट के अंदर ये पता ना चले कि कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में, और साथ में कुछ खाली वायर दिखाई दे आपको। जैसे इसमें देखो यहां से ये खाली वायर है, ये खाली वायर है, ये यहां से यहां तक का वायर खाली है। इस टाइप के कुछ वायर्स दिखाई दे, कुछ खाली वायर्स दिखाई दे अगर आपको, तो वहां पे आप ये मेथड लगाते हैं। अब इसे करते कैसे हैं वो मैं बताता हूं आपको। आपको क्या करना है, जैसे ये पॉइंट, इसका नाम ए है, ठीक है ना। तो आप जैसे यहाँ पे वायर में यहां से यहां तक कुछ कनेक्ट नहीं है, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस पॉइंट का नाम भी ए होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही इधर बी है, तो ये बी है, तो यहां से बस ये बी है। ये वाला पॉइंट अलग से मान लो कुछ, ये सी मान लो, या डी मान लो, डी, सी तो कैपेसिटर भी है, तो डी मान लो ये पॉइंट, ठीक है। बीच में जब कुछ आ जाएगा तो नेमिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी, बीच में कुछ आ जाएगा तो नेमिंग चेंज करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। अब चलो, अब यहां से इस सर्किट को मैं दोबारा बनाता हूं। एक तरफ ए लिखता हूं, एक तरफ बी लिखता हूं, और बीच में डी लिखता हूं। अब देखो ये पहले वाला सर्किट, ये वाला कैपेसिटर की बात करो, इसकी एक प्लेट इधर ए से कनेक्ट है, इसकी एक प्लेट इधर, इसकी एक प्लेट इधर किससे कनेक्ट है, बी से। तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो। ये कौन सा कैपेसिटर लगाया आपने ए और बी के बीच में, ये वाला, ये हो गया, ठीक है। फिर ये वाला कैपेसिटर देखो, ये किस किस के बीच में, इधर देखो ये प्लेट बी से कनेक्ट है, इधर वाली, और इधर वाली प्लेट डी से कनेक्ट है, तो बी और डी के बीच में लगा दो, बी और डी के बीच में, ये भी सी है आपका। फिर अब ये वाला ए और डी के बीच में, इसकी एक प्लेट इधर ए से, इधर डी से, तो ए और डी के बीच में फिर एक और आ गया, ये आ गया सी। और फिर ये वाला ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में एक और आ गया सी। अब देखो, अब कैपेसिटर इस तरीके से लग चुके हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इनको, मच्छरों ने परेशान कर दिया, कुछ नहीं करने देते। तो इस तरीके से आपके सामने आ गए कि अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन सीरीज में कौन, जो पहले समझ नहीं आ रहा था अब वो बात आपको समझ में आ गई। ध्यान से समझना, अगर ये पॉइंट समझ में ना आया वीडियो को दोबारा देखो कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया नेमिंग करके, वैसे तो अभी उसमें बताऊंगा मैं, पर अब ये मुझे समझ में आ रहा है ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में है तो सी और सी मिलकर हो जाएंगे 2C, ठीक है। अब सर्किट को थोड़ा सा चेंज कर लो, ऊपर वाला C, ठीक है, ये A पॉइंट है यहाँ, ये B पॉइंट है यहाँ। अब ये दोनों एक होके कितने हो गए 2C, और एक ये हो गया C, ये आ गया C। चलो अब ये 2C और C मिलकर ये दोनों किस में हो गए सीरीज में। तो सीरीज में अगर दो होते हैं ना हमारे पास, जैसे सीरीज में एक है C1 और एक है C2, और सीरीज में है ये, तो उनका C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो आप, फॉर्मूला लगाते हो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ जाती है C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2, एलसीएम लेके। तो आप इसे डायरेक्ट यूज कर लिया करो, जब भी दो होते हैं तो ये डायरेक्ट यूज किया करो, बार बार ये फॉर्मूला लगा के मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। तो अब जैसे ये दो है तो इनका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो C1 और C2 बटे में दोनों को ऐड कर दो C1 प्लस C2, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2C इंटू में C, और बटे में दोनों को ऐड कर दो 2C प्लस C 3C, एक C से C कट गया, ये आ गया 2C/3। लो जी ये आ गया, ये दोनों मिलकर एक हो गए, ऊपर रह गया C और नीचे रह गया बच्चों 2C/3। अब ये दोनों किस में आ गए, इधर A है इधर B है, हमें A और B के बीच में तो नेट कैपेसिटेंस निकालना था, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, A और B के बीच में C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई C प्लस 2C/3। इसके साथ इसका एलसीएम लीजिए, 3 + 2 5C/3। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सर्किट का जो नेट कैपेसिटेंस है वो हमने किस तरह से निकाला। अब जरा इस बी पार्ट पे आ जाइए, इस बी पार्ट को भी हम दोबारा से बनाएंगे।
इस बी पार्ट में भी सारे सी मान लीजिए, जब कुछ दे नहीं रखा तो मैं सबको सी मान लेता हूँ, ठीक है। ये ए है, अब यहां से यहां तक वायर में कुछ नहीं है तो ये भी ए होगा बच्चों, ठीक है। देखो जब वायर में बीच में कुछ ना हो तो वायर का जो नेमिंग है, जिस पॉइंट का नाम यहाँ पे, अगर इस पॉइंट का नाम ए है तो यहां से यहां तक ये ए ही रहेगा, क्योंकि वायर में बीच में कोई कनेक्ट नहीं है तो नेमिंग चेंज नहीं होती। चलो ठीक है, अब इसका नाम बी है तो यहां से देखो, यहां से इस वायर में कुछ नहीं है, बीच में कोई कनेक्ट नहीं है तो इसका नाम भी बी होगा बच्चों। अब जरा ए और बी के बीच में हम सर्किट को दोबारा बनाते हैं, और तो कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा ए और बी के बीच में। चलो ए और बी के बीच में पहले वाला कैपेसिटर, ये वाला, इस वाले कैपेसिटर को देखो किस किस के बीच में, इधर एक प्लेट बी से कनेक्ट, इधर वाली प्लेट ए से कनेक्ट, तो ये कैपेसिटर बच्चों ए और बी के बीच में कनेक्ट है। चलो अब ये वाला देखो, ये भी इधर एक प्लेट ए से कनेक्ट, इधर एक प्लेट बी से कनेक्ट, एक और बना दो ए और बी के बीच में। चलो दो हो गए, ये भी हो गया। अब ये तीसरा, ये कि इधर एक प्लेट ए से, इधर एक प्लेट बी से, एक और आ गया, एक प्लेट ए से एक प्लेट बी से। और फिर ये वाला चौथा, इधर एक प्लेट ए से, इधर एक प्लेट बी से, तो एक और आ गया, तो एक और आ गया सी। चारों दिखाई दे रहे। पहले वहां सर्किट में पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, अब साफ साफ दिखाई देगा कि चारों किस में है, पैरेलल में है, इसलिए इनका सी इक्विवेलेंट सीधे ऐड हो जाएंगे 4C, C प्लस सी प्लस सी प्लस सी, 4C हमारा बच्चों आंसर आ गया। तो आसान सवाल था। और एक ये जो सेम पोटेंशियल मेथड है ये कब लगता है, तो जब आपको कोई सर्किट के अंदर ऐसी खाली वायर नजर आए जिसके अंदर कुछ कनेक्ट ना हो। मतलब जैसे इसके अंदर ये खाली वायर थी, इसमें ना तो कोई कैपेसिटर था ना कुछ, ऐसे ही इसमें ये खाली वायर थी, यहाँ पे ना तो कोई कैपेसिटर था ना कुछ, तो इस तरीके की एक भी खाली वायर नजर आ जाएगी तो आप इस मेथड को लगाइए, सर्किट को दोबारा बनाइए। सर्किट जब दोबारा बनेगा तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सीरीज में है बच्चों, कौन पैरेलल में। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया है तो इस पॉइंट को दोबारा से देखिए वीडियो में कि मैंने क्या बनाया है, कैसे बताया है, ठीक, दोबारा से देखना है। चलो खैर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आप देख ही रहे हो, वैसे मेरे ध्यान नहीं रहा, आपको अलग से मुझे ये टॉपिक बताना चाहिए था, मतलब इस टॉपिक का नाम रख देते, पर आपको पता ही है कि ये टॉपिक कौन सा है। तो कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन चल रहे हैं हमारे, सीरीज में है, पैरेलल में है, व्हीट स्टोन ब्रिज बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे, कभी सिमेट्री बनाएंगे, और कभी सेम पोटेंशियल मेथड से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो जितने भी डिफरेंट मेथड है, हर किसी पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने को बढ़िया मिलेगा। चलो खैर करते हैं शुरू। इधर ए, ठीक है, अब आप इसमें देखो कोई खाली वायर है, हाँ देखो ये रहा खाली वायर, ये रहा खाली वायर, तो सेम पोटेंशियल मेथड लगा सकते हैं हम यहाँ पे। चलो जी ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझते हैं। तो इधर ए है ये, अब ये वायर यहाँ से यहाँ तक, इसका नेमिंग करें तो ये ए होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो कुछ कनेक्ट नहीं है। ये ए है तो यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं है, ये भी ए होगा, ठीक है। ऐसे इधर बी है तो ये यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं, ये बी होगा। ये भी बी है तो ये भी बी होगा, बी से बी, ठीक है ना, जहाँ कुछ बीच में कनेक्ट ना हो। अच्छा ये जो होगा, अगर इसका नाम मैं सी रख लूँ तो ये वाला भी सी होगा। अच्छा इसका ए क्यों नहीं रख सकते, देखो जैसे यहाँ ए था, फिर यहाँ से बीच में कैपेसिटर आ गया, तो अब इसका नेमिंग में ए नहीं आ सकता, इसका नाम ए नहीं रख सकते आप। इस पॉइंट का नाम ए था, बीच में आ गया कैपेसिटर, तो अब इसका कुछ और नाम होगा, तो सी है तो सी लिख दिए। ऐसे ही यहाँ ए, यहाँ से ये, इसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा, डी रखो डी, तो ये भी डी हो गया, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। अब इस सर्किट को आप दोबारा बना सकते हो, ये सारे सी हैं, सी 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 और सी, ठीक है। अब अगर आप इसको दोबारा बनाते हैं, इधर ए इधर बी, वैसे तो आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये सी, इधर वाली इसकी एक प्लेट सी से, इधर वाली इसकी एक प्लेट सी से। अगर आप बीच वाले दो कैपेसिटर पे ध्यान लगाओ, सिर्फ बीच वालों पे, इन पे, तो ये दोनों पैरेलल में है। कैसे सर? क्योंकि इसकी एक प्लेट इधर सी से, इसकी एक प्लेट इधर सी से। अगर एक कैपेसिटर है मान लो ये, और इसकी एक प्लेट सी से कनेक्ट हो जाए,
और एक कैपेसिटर है ये, इसकी एक प्लेट सी से कनेक्ट हो जाए। ऐसे ही इधर वाले की ये प्लेट डी से कनेक्ट हो जाए, डी से। तो ये दोनों किस में आ गए? अब आगे के चाहे किस कुछ भी हो, ये वाली प्लेट यहाँ से आपस में मिल गई, ये मिल आपस में मिल गई, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। इधर वाले फिर आगे की बात बाद में करेंगे, ये दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ये सर्किट थोड़ा छोटा हो जाएगा। पहले जो पैरेलल में हमें साफ साफ नजर आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर दो, तो पैरेलल में सी और सी मिलकर हो जाएंगे 2C। अब ये सर्किट कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। अब ये सर्किट आपको कुछ ऐसा नजर आने वाला है, इस तरीके का। ये हो गया। अब देखो ये दोनों मिलके एक हो गए, एक हो गए यहाँ, सी और सी बीच में ये 2C हो गया। ये बाकी ये वाला सी, ये वाला सी, इधर वाला सी और ये वाला सी, और इधर ए और इधर बी। अब ये तो बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज की शेप है। इट इज द शेप ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये जैसे बना हुआ है, इसके अलावा इसको कैसे बना सकते हैं? इसको यहां से ऐसे सीधा मिला के बीच वाले 2C को बना लो पहले, ऐसे 2C, बीच वाला ये बन गया। फिर ये इधर इधर A बना लो, इधर B बना लो, और बीच में ये 2C। अब ये यहां से यहां सीधे कनेक्ट कर दो, C, इधर वाला कनेक्ट कर दो ऐसे ही, यहाँ C, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब ये वाला C और फिर ये वाला C। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं है? A और B पे बैटरी लगी हुई है, तो जब इस तरीके की शेप होती है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज की होती है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज की एक खास बात होती है, वैसे तो हमारे सिलेबस में बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज ही है, तो जब व्हीट स्टोन ब्रिज आपस में बैलेंस हो जाता है, तो ये जो बीच वाला कैपेसिटर होता है डायगोनल पे लगा हुआ, इसमें करंट नहीं जाता। पर क्या ये बैलेंस है? तो बैलेंस की पहचान मैं याद दिलाता हूँ आपको। अगर हमारे पास इधर C1, इधर C2, इधर C3 और इधर C4 है, और ये C5, इधर लगी हुई है बैटरी A और B पे। बैटरी तो A और B पे लगती है ना, इधर A इधर B, ठीक है। तो अगर ये है तो ये शेप व्हीट स्टोन ब्रिज की होती है। और ये ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है? बैलेंस्ड मैं याद दिला रहा हूं आपको, आपने अपने कोचिंग में क्या पढ़ा है। तो ये ब्रिज बैलेंस कब होता है? जब इसका और इसका रेशो, मतलब C1/C3, और इसका और इसका रेशो C2/C4, दोनों तरफ का, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो ये बन जाता है बैलेंस। और बैलेंस में खासियत ये होती है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और जहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता उस वायर में करंट नहीं चलता। तो इस वायर में किसी टाइप का कोई करंट नहीं चलेगा, मतलब इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं जाएगा। जब इस कैपेसिटर पे चार्ज ही नहीं जाएगा तो हम इसको हटा सकते हैं। अब यही काम यहाँ हो रहा है कि नहीं? अब देखो जरा, क्या इसका और इसका रेशो C/C, और इधर वालों का रेशो C/C क्या बराबर है? हाँ, C/C1 आ गया, और इधर भी C/C1 आ गया, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ साथ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये बन चुका है मेरे बच्चों बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो बीच वाले कैपेसिटर में चार्ज ही नहीं जाएगा, करंट ही नहीं जाएगा, तो हम इसको हटा देते हैं। अब अगर हम इसको हटा देते हैं तो क्या बचेगा? अब इसको हटा दूं, अब बचेगा भाई साहब, ये हट गया, ये दो रह गए, एक ये रहा,
एक ये रहा, नीचे भी दो रह गए, एक ये रहा, एक ये रहा, इधर ए इधर बी, ठीक है, ये दो रह गए, सी 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 और सी, ये दोनों सीरीज में c/2, ये दोनों सेम है सीरीज में c/2, और फिर दोनों पैरेलल में, तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू दोनों को ऐड कर दो, c/2 प्लस c/2 मतलब c, यही हमारा आंसर है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन किया है। तो कैसे बना है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको ध्यान रखो। व्हीटस्टोन ब्रिज कब बनता है, कैसे बनता है, उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, ये भी ध्यान रखना। चलो खैर, इसको हटा रहा हूं, इसी में बी पार्ट को शुरू करते हैं। इसको हटाता हूं, इसी में बी पार्ट को शुरू करते हैं। लो जी, अब यहां से पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी की शुरुआत करते हैं। इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो एक नहीं बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। पहली वाली ये जो रो है इसमें एक कैपेसिटर है, फिर दूसरी रो में दो कैपेसिटर है, फिर चार, फिर चार और चार आठ, मतलब डबल होते जा रहे हैं हर बार, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, डबल होते जा रहे हैं, ठीक है। चलो पहले एक काम करो, पहली रो का कैपेसिटेंस अगर निकालें तो C है, पहली रो में कैपेसिटेंस कितना है C, दूसरी रो में कितना है, अब दो सेम है और सीरीज में है, इन दो को देखो, इन दो को, ये दोनों किस में है, दोनों सीरीज में है सर, तो C और C मिलकर बनाएंगे c/2, फिर उससे अगली रो में चार है और चारों सीरीज में है तो वो बनाएंगे c/4, फिर उससे अगली रो में 8 है तो वो बनाएंगे c/8। इस तरीके से हर रो के कैपेसिटेंस आ गया, पहली रो का कैपेसिटेंस C, अगली रो में दो लगे हुए हैं सीरीज में c/2, उससे अगली रो में चार लगे हुए हैं c/4, उससे अगली रो में कितने लगे हुए हैं, 8 लगे हुए हैं c/8। इसी तरीके से सारे, अब ये सारी की सारी रो आपस में, पहली रो फिर उसके नीचे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर वे है सारी पैरेलल में, तो सारी रो का कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू सारी रो का ऐड कर दो, पहली रो में C, दूसरी रो में c/2, अब पैरेलल में है सारी रो तो उनका तो सीधे ऐड हो जाएगा, C प्लस c/2 प्लस c/4 प्लस c/8, ऐसे ही करते करते इन्फिनिटी तक जाना है। C को ले लो कॉमन, 1 अंदर बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। फिर C 1 प्लस ये बन गया 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/8 को लिख लो 2 क्यूब एंड सो ऑन। इस तरीके से आप कर सकते। क्या ये एक जीपी बन गई? इन सबको ऐड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये एक जीपी है। जीपी क्या होती थी पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं। मान लीजिए मेरे पास पहली टर्म ए है और उसमें उस टर्म में मैं आर की मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगी ए आर, फिर उसमें दोबारा से आर की मल्टीप्लाई कर दूं, अब दूसरी टर्म में करूंगा तो बन जाएगी ए आर स्क्वायर, फिर आर की मल्टीप्लाई कर दूं तो पहली टर्म में आर की मल्टीप्लाई करके दूसरी बन गई, दूसरी टर्म में आर की मल्टीप्लाई करके तीसरी बन गई, तीसरी टर्म में आर की मल्टीप्लाई करके चौथी बन जाएगी। ऐसे ही करते करते ये जो सीरीज बनती है इसको बोला जाता है बच्चों जीपी। ठीक है, अगर आपको आर निकालना है तो दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कर दो, सेकंड वाली टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, आर आ जाएगा। और जो पहली टर्म है वो होती है ए, वो होती है फर्स्ट टर्म। तो ये दो चीजें कैलकुलेट करनी। इस जीपी के सारी टर्म जितनी भी हैं, अगर इनफाइनाइट टर्म है इसके अंदर तो इनफाइनाइट की इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड किया जा सकता है। एक फॉर्मूला है इसके लिए, एस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम, और वो होता है a/1 माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो a/1 माइनस आर, ए तो हो गया आपका कितना। अब यहां पे देखो, इसमें पहली टर्म क्या है 1,
पहली टर्म ए की वैल्यू तो हो गई 1, और आर कितना है, आर होता है सेकंड टर्म बटे में फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है 1/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो आर की वैल्यू आ गई 1/2। लो आर आ गया, ए आ गया, दोनों को उठा के यहाँ रख लो। ए की वैल्यू बच्चों 1 बटे 1 माइनस 1/2, ये सॉल्व करके कितना आ गया 1 बटे, इसका एलसीएम ले लो तो 1/2 बचा, नीचे ऊपर गया तो 2 आ गया। इसका मतलब ये पूरी सीरीज को ऐड करके कितना आ रहा है 2, तो आंसर कितना हो गया हमारा, सी था यहाँ बाहर और पूरी सीरीज को ऐड करके आया है 2, तो इनटू में 2, आंसर आ गया 2C। यही है हमारा आंसर। ये सारे कैपेसिटर मिलकर, जितने भी कैपेसिटर हैं सारे मिलकर कितना कैपेसिटेंस दिखा रहे हैं 2C। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान सा सवाल था, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा इसका बी पार्ट। और कुछ भी डाउट हो, अच्छा यार एक काम किया करो प्लीज प्लीज प्लीज, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना फील आना चाहिए कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते, बताया करो कि सर बहुत अच्छा ना लगे तो बताया करो कि सर यहाँ पे थोड़ा सा हम बोर हो गए थे, या कुछ भी यार, मतलब अपनी बात बताया करो, कमेंट किया करो। कमेंट करने से ना मुझे थोड़ा ये फील होता है कि हाँ मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये फील होता है मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ और आप लोग इंटरेस्टेड हैं, कर रहे हैं बैठ के। अब कमेंट करते वरते नहीं हो, कुछ भी पता ही नहीं चलता, कोई देख रहा है, कोई मुझे सुन भी रहा है कि नहीं, या बस मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ बस। चलो खैर अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं जरा इसमें क्या बोला है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कैपेसिटर लगे हुए, ये भी सारे सी, सबको सी मान लेते हैं। लो सी कैपेसिटेंस है उनके बीच में, और इनको कैलकुलेट करके बताना है कितने कितने हैं। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये ए है, ये वाला पॉइंट भी ए होगा, कुछ कनेक्ट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये ए होगा, ठीक है। इधर ये बी है, ये वाला भी बी होगा, कुछ कनेक्ट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये भी बी होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ कनेक्ट नहीं है, ये भी बी होगा बीच में। देखो यहाँ से चले ना आप, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है बीच में, तो ये बी है, बी होगा। अब अगर आप इनको दोबारा बनाएंगे ए और बी के बीच में और दोबारा लगाएंगे, तो चलो पहला ये वाला, एक प्लेट इधर ए से, एक प्लेट इधर बी से, लो जी ये सी आ गया। ये वाला देखो, इधर एक प्लेट ए से, एक प्लेट इधर बी से, एक और लगा दो, ए और बी के बीच में एक और आ गया। फिर ये वाला, इसकी एक प्लेट बी से और दूसरी भी प्लेट बी से, खत्म, खत्म। हाँ मतलब आप ये देखो ना कि इसकी एक प्लेट इधर भी बी से है और इसकी एक प्लेट इधर भी बी से है। ये नीट में भी आया है सवाल, मतलब जिस बुक से मैंने उठाया वहां तो पहले से था, पर ये नीट में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नीट वालों ने उसी बुक से उठाया होगा, या उस बुक के अलावा भी और किसी बुक में भी, जहां पे भी जनरेट हुआ होगा, ये जहां से भी ये बना हुआ होगा, तो वहां से उठाया हुआ सवाल है, ये नीट में भी आया होगा। इसमें क्या है कि इस वाले कैपेसिटर को, कैपेसिटर की एक खासियत होती है, कैपेसिटर की एक प्लेट ए से कनेक्ट होती है और दूसरी बी से कनेक्ट होती है। अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर दे, मान लो बी पे कर दे, तो उस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर में क्या होता है, एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। अब आपने दोनों एक से ही कनेक्ट कर दी, दोनों प्लेट पॉजिटिव हो जाएंगी, तो चार्ज जाएगा ही कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं ना, चार्ज जा ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब इस कैपेसिटर में चार्ज नहीं जाता। कोई भी ऐसा कैपेसिटर जिसकी दोनों प्लेट एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होती हैं, उस कैपेसिटर में चार्ज नहीं जाता है, उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ये कैपेसिटर क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है, इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें नहीं जाएगा, हटाओ इसको, बस काम खत्म करो। जिसकी दोनों प्लेट एक ही पॉइंट से कनेक्ट हो उसमें चार्ज नहीं जाता, इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए, बस दो ही रह गए। तो और ये दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं मेरे को, पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों 2C। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, नीट में भी आया है और इस बुक में ये पहले से ही था जहां से मैंने सवाल उठाया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका बी पार्ट, इसमें क्या कहा है कि बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं ए और बी के बीच में, ध्यान से देख के बताओ इनका इक्विवेलेंट कितना होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सारे सी हैं, जो दिखाई दे रहे हैं ना साफ साफ उनको मिला। अब देखो ये तीनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी एक प्लेट एक पॉइंट पे आके कनेक्ट हुई। देखो ये वाली यहाँ कनेक्ट है, ये वाली प्लेट भी इसी पॉइंट पे कनेक्ट है, ये वाली प्लेट भी इसी पॉइंट पे कनेक्ट है, और इधर वाली, मैं जरा कलर चेंज कर लूँ, कलर चेंज करके कुछ मजा सा आएगा, दिखाई देगी आपको। ये वाली इधर वाली इधर कनेक्ट है एक पॉइंट पे, ये वाली भी एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, ये वाली भी इधर एक पॉइंट। तो जब तीन कैपेसिटर हैं इस तरह से, और उनकी एक पॉइंट पे आके कनेक्ट हो जाए इधर इधर और इधर, ऐसे ही इधर वाली प्लेट भी एक पॉइंट पे आके कनेक्ट हो जाए इधर इधर और इधर, ऐसे आ जाए, तो ये तीनों किस में बन जाएंगे? पैरेलल में। ये तीनों पैरेलल में बन गए, सी सी और सी मिलकर हो गए 3C। ऐसे ही ये दो सेम 2C, ये दो सेम पैरेलल में है 2C, सी और सी, और ये सी सी। तो अब ये कितना रह गया? पहले तो इसे लिख लो, ये वाला सी, ये हो गया, फिर ये दोनों मिलकर हो गए 2C, फिर ये तीनों मिलकर हो गए 3C, और फिर ये दो मिलकर हो गए बच्चों 2C, और फिर ये अकेला C, और इधर A और इधर B। अब ये सारे सीरीज में हो गए। चलो सीरीज में इनको कनेक्ट करेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट, तो C 1/C, 2C 1/2C, फिर प्लस 1/3C, ये वाला होगा। फिर ये सीरीज में तो ऐसे ही कनेक्ट होते हैं ना, 1/2C, और फिर ये 1/C, ये सारे आ गए। अब इन सब का एलसीएम अगर देखोगे तो 6C आएगा। इससे डिवाइड किया 6, दूसरे वाले से डिवाइड किया 3, 3C से डिवाइड किया 2, 2C से डिवाइड किया 2C से तो 3, और C से डिवाइड किया तो 6। आप इनको देखो तो 20 बन गया ऊपर शायद, और बटे में 6C, 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों 6/20C, 20 बन रहा है ना ऊपर, 5 + 6 11, 11 + 9 20 हो गया। ठीक है, अब ये आंसर आ गया 6/20C। आप चाहो तो इसे किससे काट लो? 2 से काट लो। 2 से काटोगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 10C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, किस तरीके से हमने इसको किया। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जितने क्वेश्चन हमने किए हैं बहुत अच्छे से उनको कॉपी पे पहले अपने आप करने की कोशिश करनी है आप लोगों को, वीडियो पॉज करके, और फिर आप लोगों को उसके सॉल्यूशन देखने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए। 100 क्वेश्चन कराऊंगा। आपको लगता है कि 100 क्वेश्चन कम है, लेकिन नहीं, उनके पार्ट्स भी तो हैं। अब जैसे इसमें 2 पार्ट थे, इसी तरीके से हर एक में 2-2, 3-3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, किसी में सिंगल क्वेश्चन। तो लगभग 100 क्वेश्चन के वो 150 बन जाते हैं, 100 के वो 150 बन जाते हैं बच्चों। तो 150 क्वेश्चन ना मैं मानता हूं कि सफिशिएंट होते हैं कि अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार किए हों और सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया से लगाए हों, सोच समझ के, डायग्राम बना के अच्छे से मतलब उनको ट्राई किया हो, अच्छे से आपने समझे हो, अच्छे और अपने आप से ट्राई किए हो, तो वो इतने सफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लगातार करते रहिए। हम नीट तक कंप्लीट कर लेंगे सब कुछ, उसके मतलब नीट का जो आपका एग्जाम होगा उस तक, और मेंस तक तो शायद फाइनल वाले मेंस तक तो हो जाएंगे, लेकिन ये बीच में जो मेंस पड़ेगा उस तक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो फाइनल वाले मेंस के हिसाब से टारगेट करके चलिए, नीट के हिसाब से टारगेट करके चलिए। और जो बच्चे 12th वाले हैं वो इसको देख रहे हैं, तो जितना पोर्शन हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो जितना पोर्शन हो पाए उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो मैं ज़्यादा, तो आपको पता है मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ करने में विश्वास रखता हूँ। मैं ज़्यादा बातें न दिखाने में,
ना आपको ये करने में कि ऐसा हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में, नहीं भाई साहब, बहुत लंबा प्रोसेस है। एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बनना वो उतना ही टिपिकल है, उतना ही मुश्किल है जितना कि आज की डेट में मान लीजिए आप एक अच्छा मतलब आईएएस लेवल का जो पेपर होता है, चलो आईएएस में बहुत सारे पेपर हो जाते हैं, पर उसमें से ये मान लेते हैं कि ये भी कम नहीं रहा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो एक अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं रहा है। तो 2-4 दिन में आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएगी कि है नहीं बस इतने दिन बचे हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सब फेक है, सब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को पूरे प्रॉपर मेहनत पे ध्यान देना है और पूरा टाइम देना है। पूरा टाइम देंगे तभी जाके कुछ हो पाएगा। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। कल मिलते हैं, बाकी कल करते हैं।